हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी फिजिक्स एजुकेटर मिस निकिता जैन फ्रॉम अनअकैडमी अहमदाबाद सेंटर। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन रीजन है क्या है? चार्ज। पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज अगर फ्लो होगा तो ही क्या होगा? करंट होगा। करंट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो क्या होंगे? वो रन होंगे। ठीक है, सो मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है हमारा चार्ज। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohms states that V is directly proportional to I। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम बात करते हैं, इट स्टेट्स दैट द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, अगर कोई भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है, देन जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लो ऑफ करंट के। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पोटेंशियल यहाँ क्या है? पोटेंशियल यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम जब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम रिमूव करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I R। और R की वैल्यू क्या आ जाएगी? R हमारा रेजिस्टेंस है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय I। यही होगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय I। तो ये जो V बाय I है, ये क्या है बच्चों? ये है हमारे पास में रेजिस्टेंस। ये क्या है? व्हाट इज दिस? R। दिस R इज रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस या रजिस्टर की जो हमने बात की थी, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप कहीं पर भी किसी रास्ते पर जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं। क्यों बनाए जाते हैं स्पीड ब्रेकर? स्पीड ब्रेकर इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से आ रहे हैं तो आपको पता है कि नाउ हमें क्या करना है? अब हमें अपनी स्पीड को स्लो करना है, तो आप स्पीड को क्या कर रहे हो? कंट्रोल कर रहे हो, स्लो कर रहे हो। सेम वैसे ही जब फ्लो ऑफ करंट होता है, तो मान लीजिए कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है अप्लायंसेस को करंट की, तो रेजिस्टेंस अगर हम लगाएंगे तो करंट के फ्लो को क्या कर देगा? स्लो डाउन कर देगा, अपोज करेगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सो रेजिस्टेंस क्या यूज आता है? अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I, where V is potential and I is current। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये R है, इस R की यूनिट क्या हो जाएगी? SI यूनिट। इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। क्या है इसकी यूनिट? ओम। और इसका सिंबल है दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ठीक है, तो यूनिट क्या है यहाँ पर? ओम। और ये इसका क्या है? सिंबल। व्हाट इज दिस? ओम्स लॉ। क्लियर हुआ आपको ओम्स लॉ? तो अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है, और बाय द वे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 200% डन है कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो, पीवाईक्यू में भी ऑलरेडी है आपके पास में, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स स्टेट्स दैट क्या है आपका कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा कैपिटल R। उस कैपिटल R को ही क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। ओम लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, it is only an empirical law that hold approximately good for many substance, particularly metals। अगर हम बात करते हैं मेटल्स के लिए, तो यस, मेटल्स के लिए ओम्स लॉ क्या है? बिल्कुल परफेक्टली फिट होता है। तो यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ जो ग्राफ है ये किस किस के बीच में है? V और I के बीच में, और यहाँ है I और V के बीच में। एक बार हमने जो ग्राफ लिया उसमें x एक्सिस पे रख के देखा करंट को, और सेकंड एक्सिस पे y एक्सिस पे हमने रखा किसे? V, पोटेंशियल को। तो ग्राफ हमारा क्या बनता है? ग्राफ हमारा बनता है एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ क्या ड्रॉ हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? एक स्ट्रेट लाइन। अब ये जो एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन हमारा क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है दैट इट शोज, जस्ट अ मिनट, ग्राफ अभी हमारा मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसकी? V और I ग्राफ की, तो V और I ग्राफ मैं आपके सामने अभी ड्रॉ कर देती हूँ। तो V और I ग्राफ हमारा क्या होगा? V और I ग्राफ ये होगा कि यहाँ पे मैंने बनाया ये कौन सा एक्सेस? Y एक्सेस। दिस वन इज
एक्स एक्सिस। अगेन हम यहाँ जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच में, आई और वी के बीच में। एक बार हमने यहाँ क्या किया, एक बार हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा, v को y एक्सिस पे और एक बार i को x एक्सिस पे। दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं ऐसा, ताकि हमें पता चले कि जो ग्राफ है क्या वो फॉलो कर रहा है, क्या वो इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा है या नहीं। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो ग्राफ हमारा जो बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, वो ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन। और ये जो ग्राफ हमारा बना है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे अभी इस वक्त पे यहाँ हम ले रहे हैं आई, ठीक है, और y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, v। v इज पोटेंशियल एंड I क्या है, यहाँ पर I करंट है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। सेम ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ग्राफ में, अभी हमने चेंज किया, ग्राफ में क्या चेंज किया, ग्राफ में ये चेंज किया कि जहां पे आपका I था वहां क्या हो गया है, अभी वहां हो गया है v, वहां क्या हो गया है v, ठीक है। और जहां पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे पहले पोटेंशियल था, इस एक्सिस पे हम यहाँ पर अभी क्या ले रहे हैं, इस पर अभी हम ले रहे हैं करंट को। किसको ले रहे हैं, करंट को ले रहे हैं। तो ग्राफ कैसा बनेगा, अगेन ग्राफ बनेगा हमारा स्ट्रेट लाइन। तो ये किसको प्रूव कर रहा है, ये सेम वही चीज प्रूव हो गई दोनों केसेस में। अगर हम बात करें, दिस इज द केस 1 एंड दिस वन इज द केस 2, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम क्या कह सकते हैं, दोनों केसेस में हम कह सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। यही हो रहा है, अगर v बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा और I बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यही देखिए यहाँ पर है रिजल्ट्स ऑफ ओम्स लॉ। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट हमारा सेम है कि ग्राफ आपका क्या होता है, ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है और ये जो लाइन है हमारी स्लोप, आपको पता है ना स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा, टेंजेंशियल। सो रिजल्ट क्या आता है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। क्लियर हो गया। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द ग्राफ बिटवीन v एंड I और I एंड v। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम क्वेश्चन में तो v और I पूछा था ना, ये I और v का ग्राफ क्या हो गया, दोनों ही मीनिंग सेम है। तो अगर बाय द वे अभी कभी हमें क्या होता है ना, आप एक चीज भी ध्यान रखना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, IR। और अभी अभी मैंने बताया आपको R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I। बट अगर आपसे पूछा जाए कि आप तो रिलेशन बताइए I और R में, किस में रिलेशन बताइए, I और R में, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाय R। और वी कैन से कि हम ये कह सकते हैं I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। और V क्या है यहाँ पर, V है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। तो एक हमारा जो लॉ है, उस लॉ से हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूले बना सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि आप फाइंड आउट करिए R, क्या फाइंड आउट करिए R, लेकिन आपको I डायरेक्टली नहीं दिया गया है। I में आपको फाइंड आउट करना है क्या, I में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, टाइम कितना होता है, इनडायरेक्टली दिया है। तो आपको पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, I इक्वल टू पढ़ा है कल फॉर्मूला, I इक्वल टू होता है हमारे पास Q बाय T, और Q इज इक्वल टू कितना होता है, Q इज इक्वल टू होता है हमारे पास NE। Q इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, Q इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए, तो फर्स्ट रिजल्ट क्लियर हो गया। सेकंड रिजल्ट देखिए आ गया, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट इज केप्ट कांस्टेंट। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। तो व्हाट वी कैन से कि जो I है वो R की क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मींस अगर I बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I क्या हो जाएगा, कम। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I कम। स्पीड ब्रेकर वाला कॉन्सेप्ट याद आया, स्पीड ब्रेकर की वजह से क्या होता है, अपोज करता है, किसको अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो को। तो वही सिचुएशन आ गई है यहाँ पर।
क्लियर है? तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ के रिजल्ट क्या है ग्राफ के, तो आप ग्राफ बनाएंगे और तीनों पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और यहाँ पे हम एक इस रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेशियो क्या हो जाएगा? V बाय I का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस जिसको हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, इसका एक्चुअल डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। प्लीज वर्ड देखिए, सेम वर्ड आपने याद करने हैं, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये वर्ड्स को बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो अपोज द फ्लो ऑफ करंट क्या हो गया हमारा? resistance. The resistance of a conductor is numerically equal to the ratio of potential difference across its end to the current flowing through it. सेम जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। V क्या है हमारा? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो R इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V बाय I। अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ पे हम उसे क्या ले रहे हैं? ग्राफ पे हम उसे ले रहे हैं tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया? स्लोप, और वो स्लोप की वैल्यू क्या है? R। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू V बाय I, और ये क्या हो गया? इक्वल टू R। कोई प्रॉब्लम? तो ओम्स लॉ पूरा क्लियर हुआ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V is directly proportional to I. V is the potential difference, I current। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हम रिमूव करेंगे, तो वो हो जाएगा कैपिटल R, और कैपिटल R को ही क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? oppose the flow of current. To oppose the flow of current. What is the SI unit of resistance? Ohm. What is the SI unit of resistance? Ohm. Clear? तो वही सेम हम लिख रहे हैं। What is the SI unit of resistance? Ohm. ठीक है, तो R इक्वल टू क्या था हमारे पास? V बाय I। ऐसे हमें पता है ये क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट अपॉन क्या हो गया हमारे पास? एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर, तो आप इसे V बाय A भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो हमारे पास वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इस यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ओम। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको बताया था ना, सारी यूनिट्स लिखवाई थी, वापस शॉर्टकट में आपको लर्न करा रही हूँ, वापस से रिवाइज करवा रही हूँ। क्यू क्या था? क्यू है चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या हो गई है? चार्ज की यूनिट हो गई है COULOMB, दैट इज कूलॉम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था V क्या है यहाँ पर? पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है वोल्ट। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा? C क्या है यहाँ पर? करंट। C क्या है? करंट, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। फोर्थ हमें मिल गया कौन? रेजिस्टेंस। फोर्थ कौन मिल गया? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई है? रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई है हमारे पास ओम। अभी तक देखिए जो आपने यूनिट्स पढ़ी है ना, वो लगभग आपने यही पढ़ी है। MLT मींस मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, या फिर किलोग्राम, ग्राम, न्यूटन, डाइन, यही सब आपने पढ़ी है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स होती हैं वो काइंड ऑफ क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलॉम, ठीक है, ओम। तो ये सारी हमारी क्या है? यूनिट्स हैं। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है? ओम होता है, और ये इसका सिंबल। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, नाउ व्हाट इज कंडक्टर, व्हाट इज इंसुलेटर? कंडक्टर क्या होगा? कंडक्टर मींस जहां पर फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। जहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, तो वहां पे फ्लो ऑफ करंट भी ज्यादा होगा। फ्लो ऑफ करंट ज्यादा होगा, तो वो जो भी मेटल है वो क्या होगी? कंडक्टर। मींस वो करंट को पास करेगा, और इंसुलेटर उस करंट को आगे पास नहीं होने देगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में अभी ये जो स्टाइलस है, ये अभी किसका है? मेटल का है। ठीक है, तो यहां से इनकेस अगर अभी कोई करंट आता है, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये करंट को क्या करेगा? पास करेगा, अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए, अलाउ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो के लिए। तो अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो वहां पर क्या होगा? फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज है, इसका मतलब करंट है, और करंट है मींस वो जो डिवाइस है वो उसे हम बोलेंगे कंडक्टर।
कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कॉपर। कॉपर बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉपर वायर जो होता है हमारा, कॉपर मटेरियल जो होता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसके लिए? वो बेस्ट एग्जाम्पल है कंडक्टर के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, वो अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है। और इंसुलेटर वो प्रॉपर्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, लेकिन वो उसे आगे पास होने नहीं देगा, तब इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा। तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो मैंने भी आपको क्या बताया, जहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो वहां पर क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगे? वहां पे प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और वी कैन से टू अलाउ, किसको अलाउ कर रहा है? फ्लो ऑफ चार्ज को। टू अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा? फ्लो ऑफ करंट, और उस फ्लो ऑफ करंट की वजह से ही क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टर का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल हमारे पास हम क्या ले सकते हैं कंडक्टर के लिए? कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर। कंडक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कॉपर। कॉपर इज द मटीरियल जो कि क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टेंस मटेरियल है। नाउ सेकंड वन इज इंसुलेटर। डू नॉट अलाउ, किसको अलाउ नहीं करता? डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करता। अगर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा तो वहां पे करंट भी नहीं होगा, और करंट नहीं होगा तो मीन्स वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी आगे, मीन्स आगे कोई वो ट्रांसफर ही नहीं होगा। सो दिस इज द इंसुलेटर। और इंसुलेटर की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलेटर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? वुड। इंसुलेटर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो गया? वुड। वुड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। क्लियर हुआ? नाउ रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होता है? अ फिजिकल डिवाइस विच हैज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। अभी हमने रेजिस्टेंस की बात की थी ना, रेजिस्टेंस क्या करता है? टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो उसकी एक डिवाइस भी तो बनानी पड़ेगी। वो डिवाइस होती है क्या? इतनी सी डिवाइस होती है, वो डिवाइस होती है, आपको प्रैक्टिकल जब भी आप करोगे ना स्कूल्स वगैरह में, कहीं पर भी अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप रजिस्टर्स को देख भी सकते हो, ठीक है। तो वो है रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर क्या हुआ? जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है? रेजिस्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है। वो डिवाइस हमारी क्या होता है? वो क्या होती है? रजिस्टर। क्लियर हो गया है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डाउट? इसका यूज क्या आता है? रजिस्टर्स आर यूज टू मेक दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वेयर हाई रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, जहां पे करंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें उस फ्लो को क्या करना है? अपोज करना है, ठीक है। रिड्यूस द करंट आ गया वर्ड। जहां हम करंट को क्या करना चाहते हैं? जहां हम करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं वहां हम इसको यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? किस डिवाइस को यूज करेंगे? रजिस्टर्स को यूज करेंगे, ठीक है। सो तीनों चीजें क्लियर हो गई। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर तीनों डिफरेंट हैं। कंडक्टर टू अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो करंट होगा, और करंट होने की वजह से ही आगे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, मींस इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। वी कैन से नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की जो लेंथ है, एक तो उस पे डिपेंड करेगा एल पे, और दूसरा डिपेंड करेगा किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, मींस उसका कंडक्टर का एरिया कितना है। तो अगर कोई हम वायर लेते हैं और उस वायर की अगर हमने लेंथ ली है, वायर की लेंथ हम कितना ले रहे हैं अभी? एल, और वो जो वायर है उस वायर का एरिया जो भी हमने लिया है, वो वायर का एरिया हमने लिया है क्या? कैपिटल ए। तो किस किस पे डिपेंड करेगा हमारा रेजिस्टेंस? एल पे और ए पे डिपेंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारे पास में रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी। एक टर्मिनोलॉजी है, अभी एक और टर्मिनोलॉजी आई है रेजिस्टिविटी। तो इसका रिलेशन है रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू आर ए बाय एल, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, रो एल इज इक्वल टू आर ए। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? R इज इक्वल टू हो गया रो एल बाय ए,
देखिए जरा, ऐसा लिख सकते हैं, एक बार नोट डाउन कीजिए यहां तक। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहां मैंने क्या किया है, अभी यहां मैंने ये किया है कि आर क्या है, रेजिस्टेंस, किस किस पे डिपेंड है, लेंथ और एरिया। किसके लेंथ और किसके एरिया पे, वायर के लेंथ और वायर के एरिया पे। नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एक और किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे। ठीक है, कंडक्टर का मटेरियल क्या है। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड हुआ, फर्स्ट डिपेंड हुआ लेंथ पे। सेकंड किस पे डिपेंड है, सेकंड डिपेंड है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड थर्ड किस पे डिपेंड है, थर्ड डिपेंड है नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का जो नेचर है वो कैसा है, कंडक्टर तो है लेकिन कंडक्टर में भी उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। सो रेजिस्टिविटी रो, ये दिस इज दी रो, दिस इज दी रो, रेजिस्टिविटी रो, रो इक्वल टू आर ए बाय एल। यहाँ रो डेंसिटी नहीं लेना है, यहाँ रो का मतलब क्या है, यहाँ रो का मतलब है रेजिस्टिविटी। सो दीज आर दी फैक्टर्स, लेंथ, एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल, जिसपे कि अफेक्ट होता है क्या, रेजिस्टेंस। तो अभी हमने पढ़ा था ना यहाँ पर रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ रोड दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग। मतलब अभी हमने लेंथ को कितना ले लिया है, लेंथ अभी हम यहाँ ले रहे हैं 1 मीटर। जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कितना ले लेंगे हम, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे तो उसकी जो रो होगा वो रो कितना हो जाएगा आपका, आर ए बाय एल। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पे। न्यूमेरिकली अगर हम बात करते हैं, सो द रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो रो इक्वल टू कितना हो गया, आर इंटू 1 बाय 1। सो आर इक्वल टू किसकी हो गया, आर इक्वल टू रो हो गया, आर इक्वल टू क्या हो गया, रो। और ये आर इक्वल टू रो को ही हम क्या ले रहे हैं, यही हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी किसके, रेजिस्टेंस के। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी रेजिस्टिविटी की, आप खुद देखिए। रो इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं हम पहले, आर ए बाय एल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर यहाँ पे रो की वैल्यू क्या हो गई, ओम, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। तो रो इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, रो इक्वल टू आ गया ओम इंटू मीटर। आर इक्वल टू कितना आ गया, ओम इंटू मीटर। तो क्लियर हुआ आपको, यूनिट क्या हो गई रेजिस्टिविटी की, रजिस्टिविटी की फॉर्मूला और वो सब क्लियर हुआ अभी। तो रजिस्टिविटी क्या हो गई मेरे पास, रजिस्टिविटी रो इक्वल टू हो गया आर ए बाय एल। ठीक है, और इसकी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो गई है, रो की यूनिट हो गई मेरे पास ओम इंटू मीटर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ एच एम, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा टॉपिक क्या, रेजिस्टिविटी। कोई डाउट यहाँ तक? तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का आपका ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस, जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल क्या डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगी, ये कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे, जो सब्सटेंस है, जो मटेरियल है, उसके नेचर पे डिपेंड करती है। The resistivity of a substance is its characteristic property. So we can use the resistivity to compare the resistance of two or more substance. So by the way, हमें कभी compare करना है resistance को और resistivity को, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली इसे
कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्लियर हो गई। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं। रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टिविटी के लिए, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर बाय द वे गुड कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत अच्छा है, लाइक जिसमें से कि बहुत ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी? लो। उसकी रेजिस्टिविटी लेकिन कैसी होगी? लो होगी। ठीक है, और अगर पुअर कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी। ठीक है, सो द रेजिस्टिविटी ऑफ अलाउ आर मच मोर हायर देन दोस प्योर मेटल। ये एग्जांपल हो गया आपका, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, क्या? रेजिस्टिविटी। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर मच हायर, अलॉयज की रेजिस्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है, और किसकी कम होती है? हायर देन दी प्योर मेटल। किसमें? मेटल में अगर हम बात करते हैं, और वो मेटल भी आपका कौन सा है? प्योर मेटल, तो उसकी रेजिस्टिविटी एज कंपेयर क्या होती है? कम होती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, बिल्कुल पड़ता है, टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टिविटी पे। द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। बट इट रिड्यूस फॉर सेमीकंडक्टर, लेकिन सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, तो सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन सेमीकंडक्टर में ये क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अदरवाइज अगर नॉर्मली हम बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। लेकिन अगर बात करी जाए सेमीकंडक्टर की तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, इट रिड्यूस फॉर सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। मैं ना यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप ना एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। resistivity increase if temperature increase, बट सेमीकंडक्टर्स में क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर में उल्टा होगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। कब डिक्रीज होगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ रिलेशन निकाला है किसका? कंडक्ट रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी इंक्रीज इफ टेम्परेचर increase, resistivity increase if temperature increase, but for semiconductor, semiconductor की अगर हम बात करते हैं तो resistivity decrease अगर temperature क्या हो रहा है? increase, opposite हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। in short, so this is the graph if the current flowing through a conductor is increased, if the current flowing through a conductor, करंट फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर, अगर वो इंक्रीज हो रहा है देन कंडक्टर बिकम होटर एंड इसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में है? V और I के बीच में। तो ये हम बात करेंगे अ लार्ज करंट मेटालिक कंडक्टर डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। जो ओबे करेगा ओम्स लॉ को, जो ओबे करेगा ओम्स लॉ को, उसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो ओबे करेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। तो व्हाट वी कैन से कि ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ है I और इस जगह पे क्या है? V।
ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जब डू नॉट ओबे, तो दोनों में आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा इजीली। ठीक है, ग्राफ चेंज क्यों होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, दोनों को एक बार हम डिटेल में समझते हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, जो पढ़ा उसी को रिवाइज करा रही हूँ बच्चों। रेजिस्टेंस और रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर क्या हो गई है, रजिस्टर है एक डिवाइस, और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, आर, आर इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है। और we can say V is directly proportional to I, और ये V is directly proportional to I, ये क्या है हमारा ओम्स लॉ, ये क्या है ओम्स लॉ। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, इसकी यूनिट होती है ओम, दैट इज ओम। ठीक है, सो दिस इज दी, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। क्लियर डिफरेंस समझ में आया, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। और अभी हम जो बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नाउ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी है रो, रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू होता है हमारे पास आर एल बाय ए, यही लिखा था अभी हमने। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूले अभी हमने लिखे थे, क्लियर, आर ए बाय एल। ठीक है, तो यहाँ पे आर ए बाय एन, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, और इसका सिंबल क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। क्लियर हुआ। सो ये दोनों अलग अलग है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर पे, वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे, ठीक है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्न करने हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी इसकी, अफेक्ट बोल सकते हो, रिलेशन नहीं बोल सकते हम इसको, है ना, इसको अफेक्ट वर्ड बोल दो कि क्या अफेक्ट होगा इसका, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा वो हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ भी है ऑलरेडी। ठीक है, सो देयर आर दिस इज अ टेबल, कंडक्टर्स हैं, अलॉयज हैं और इंसुलेटर्स हैं। तो यहाँ ये कुछ मटेरियल आपको गिवन है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, और इनकी रेजिस्टिविटी यहाँ पर गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द टेबल के आप पता लगा सकते हो कि यस कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के बाद में अलॉय और अलॉय के बाद में रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के थ्रू हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर के थ्रू हम डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू सर्किट। और वोल्ट मीटर हमेशा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, वोल्ट मीटर हमेशा कैसा लगा होता है, पैरेलली लगा होता है, पैरेलल कनेक्टेड होता है। और अमीटर जो होता है वो अमीटर हमारा कैसा लगा होता है, अमीटर हमारा लगा होता है सीरीज में, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, पैरेलल है। द वोल्टमीटर हैज अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी। वोल्टमीटर के कितना होता है, अगर हम बात करते हैं एक आइडियल वोल्टमीटर के लिए इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और सेम अगर हमें करंट मेजर करना है तो करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, करंट मेजरिंग डिवाइस होती है अमीटर। करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होती है, अमीटर। और अमीटर किसमें कनेक्टेड होता है, अमीटर हमारा कनेक्टेड होता है सीरीज में, अमीटर किसमें कनेक्ट होता है, सीरीज में। ठीक है, तो अमीटर यहाँ पर क्या है,
ammeter is a device to measure the current and it will connect in series. The ammeter has a very small resistance. वहां बहुत ज्यादा resistance था वोल्टमीटर में, लेकिन इसमें resistance कैसा होता है, कम होता है, so that it has very little effect on the current being measured. और एक आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होता है, 0. अमीटर के कितना होता है, 0. और वोल्ट मीटर के लिए कितना था, इन्फिनिटी. वोल्ट मीटर के लिए कितना था, इन्फिनिटी. नाउ देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले टॉपिक पे आपके न्यूमेरिकल आते ही आते हैं. इस टॉपिक पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जितने भी रजिस्टर्स है इन्हें हमने सबको किसमें लगाया है, सीरीज में लगाया है. ठीक है, एक सर्किट मैं आपके सामने बना रही हूं. अभी कल मैंने आपको बताया था, यहाँ हम क्या करेंगे, बैटरी और सेल कनेक्ट करेंगे. ठीक है, ये बैटरी और सेल हमने कनेक्ट किया. उसके बाद अगर जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा आपका, वो होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि नेगेटिव ही होगा, तो वो नेगेटिव है तो ऑपोजिट साइड में क्या होगा, ऑपोजिट साइड में होगा हमारा फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, देखिए प्लस माइनस. अब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा. यहाँ मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया R1 और ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगाया R2. तो ये अभी R1 और R2 दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं. दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में. R1 R2 R3 एक ही वायर से कनेक्टेड है. यहाँ पे आपका ये बैटरी लगा हुआ है, ये करंट गया, यहाँ वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली लगा हुआ है. लेकिन रेजिस्टेंस आपके कैसे हैं, यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है और अमीटर आपका किसमें लगा हुआ है, सीरीज में. तो कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट्स याद रखिएगा. अमीटर हम किसमें लगाते हैं, सीरीज में. तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का मतलब आपको समझ में आया. नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं तो R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं, आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ करंट क्या है, सेम. V1 V2 V3 अलग अलग है, V1 V2 V3 अलग अलग है. सेम क्या जा रहा है, सेम करंट जा रहा है. करंट स्प्लिट हुआ क्या, यहाँ पर नहीं हुआ. यहाँ भी I है और यहाँ भी क्या है, I. तो अगर हम बात करेंगे किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास I क्या रहेगा, सेम. I क्या रहेगा, सेम. तो V इक्वल टू नॉर्मली हमें पता है, V नो की क्या होता है, ये ओम्स लॉ. ठीक है, ये क्या होता है, ओम्स लॉ. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट के लिए 4R1 क्या हो जाएगा हमारे पास, R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए. R इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से R इक्वल टू हो गया आपके पास V बाय I. ठीक है, V बाय I. तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास V1 अपॉन I. ठीक है, R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 अपॉन I. R3 इज इक्वल टू क्या हो गया, V3 अपॉन I. यही है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर. अब यहाँ देखिएगा हमने क्या करना है, हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं जो बहुत इजी है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है उसमें. V इज इक्वल टू आई आर. तो V को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू आई आर हो गया. तो इसको मतलब R इक्वल टू V बाय I. तो यहाँ पर अगर हम इनको सबको प्लस कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ वैल्यू पुट करते जाएं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V बाय I. क्या हो जाएगा, V बाय I. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने यहाँ पे I को क्या रखा है, सेम, और V को क्या रखा है, डिफरेंट. क्यों रखा है V डिफरेंट, क्योंकि ये किसमें लगा हुआ है आपका, पैरेलल लगा हुआ है. V कैसा लगा हुआ है, पैरेलल लगा हुआ है. तो इनकेस अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. तो यहाँ V अपॉन I
प्लस V2 अपॉन, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एक तरीके से R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो I क्या हो गया हमारा, V इक्वल टू आई, और R की जगह हम क्या लिख रहे हैं, ये V1 अपॉन I1, V2 अपॉन I, V2 अपॉन I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस, मतलब सीरीज में हम रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सबको हम क्या कर देंगे, सबको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे, फाइनल प्लस कर देंगे। मतलब पहला रेजिस्टेंस अगर R1 मेरे पास 5 ओम है, R2 मेरे पास 6 ओम है और R3 मेरे पास 7 ओम है, तो टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना हो गया, 5 प्लस 6 प्लस 7। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस, यहां से क्या आ जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या करना है, आई सेम रहेगा, आई चेंज नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा। यू कैन सी आई सब जगह क्या है, सेम, क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। बट अगर सेम चीज हम बात करते हैं यहाँ पे किसके लिए, पैरेलल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देयर आर सम फीचर्स, फर्स्ट है द करंट इज सेम इन ईच रेजिस्टेंस, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो मैंने आपको बताया। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रजिस्टर। R इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, और इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ये तो हुआ सीरीज, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायग्राम बनाइए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन का। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब यहाँ जो रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं वो रेजिस्टेंस आपके क्या है, R1 R2 R3 स्प्लिट हो रहे हैं, R1 R2 R2 R3। तो यहाँ पे करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, करंट भी हमारा स्प्लिट हो जाएगा, करंट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो I1 I2 और I3 करंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम पैरेलल सर्किट में कैसे फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। क्लियर हुआ ये, कोई डाउट यहाँ पे? ये फॉर्मूला है किसका, पैरेलल का, ये फॉर्मूला है किसका, पैरेलल का, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बाय द वे आपको R1 R2 R3 की कोई भी वैल्यू गिवन होगी तो ये मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में हम सर्किट्स को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सीरीज अलग है, पैरेलल अलग है, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कंबाइन भी हो जाएंगे। तो सीरीज अगर हमें सॉल्व करना है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर पैरेलल है तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये आपको ध्यान रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए कि यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना है हमारे पास। जब मैं इसको ड्रॉ कर रही थी तब आ नहीं रहा था, अभी आ रहा है, बताइए। चलिए कोई नहीं, इसको इरेज कर देते हैं हम वापस से। तो ओम्स लॉ से सब चीजें आती हैं। V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, V सेम रखना है और आई आर हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई हम सबको क्या रख रहे हैं, सेम, मतलब आई क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो ये 1 ये 1, यहाँ से I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी V बाय R2,
I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I3 की वैल्यू हो जाएगी V/R3। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू I1 R1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात कर रहे हैं कि V को हम क्या ले रहे हैं? V को हम ले रहे हैं सेम, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? ये जो V है, इस V की जगह पे देखिए I1 R1 I2 R2 I3 R3, तो यहाँ V से V क्या हो जाएगा आपका? V इज इक्वल टू क्या हो गया? I/R। इधर क्या हो गया यहाँ पे? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा I/R 1 बाय ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर क्या आएगा? वो फाइनल आंसर आएगा हमारा कि रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके ऐसे डेरिवेशन की हमें इतनी नीड नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, बट आपको मेन क्या ध्यान रखना है? आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? ओम्स लॉ। क्या यूज कर रहे हैं? ओम्स लॉ हम यूज कर रहे हैं। और ओम्स लॉ के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि एक बार होगा सीरीज और एक बार होगा पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है? 1/R, मतलब ये सब एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल। तो जब भी हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/, को हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे? कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन पे? सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है कुछ पैरेलल के लिए टिप्स, कुछ पॉइंट्स। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, जो भी हमने पढ़ा ना रेसिप्रोकल वाला, the sum of all reciprocal of all individual resistance is equal to the reciprocal of equivalent resistance. The current in various resistor are inversely proportional। हो ही रहा है वैसे भी, करंट किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सेम। वोल्टेज यहाँ क्या लेंगे? हम सेम लेंगे, लेकिन करंट क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है मेन पॉइंट, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में अगर हम बात करते हैं किसी भी सीरीज की, तो सीरीज मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो आपके इस तरीके से है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज R1, दिस इज R2। तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। बट अगर यही सेम सर्किट हमारा पैरेलल में है, इस तरीके से पैरेलल में अगर ये है R1 R2 R3, तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे सीरीज। इसे हम क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब आते हैं हम कि इफ बोथ द टर्मिनल ऑफ अ डिवाइस लाइक अ बल्ब आर जॉइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर, अगर हम इसे ज्वाइन कर देते हैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू, इफ बोथ द टर्मिनल ऑफ अ डिवाइस लाइक अ बल्ब, जैसे बल्ब है, अगर हम इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू, दे आर ज्वाइंड डायरेक्टली, देन द डिवाइस इज सेड टू बी शॉर्ट सर्किट। आपने सुना भी होगा ना, शॉर्ट सर्किट कर दो किसी भी सर्किट को, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बिकम्स जीरो। तो ये देखिए, दिस इज द सिचुएशन कि अगर लाइक अ बल्ब, हम क्या कर रहे हैं? बल्ब को ज्वाइन कर रहे हैं कनेक्टिंग वायर के थ्रू। यहाँ पे हमने ए और बी को क्या कर दिया है? एक ही वायर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी क्या बन गया है आपका? ये बन गया है एक शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? सो
The last topic of this topic, electricity, heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट, आपने इलेक्ट्रिक प्रेस देखी है, इलेक्ट्रिक हीटर देखा है, प्रेस हीटर ये सब आपने देखे होंगे। इन्हें हम क्या कर रहे हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं हीट। हम इन्हें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और ये प्रोवाइड कर रहे हैं हीट। हीटर क्या करता है, हीटर हीट प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक प्रेस क्या करती है, वो भी हीट प्रोवाइड करती है। तो ये जितने भी अप्लायंसेस हैं ये सब क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देके आपको हीट मिल रहा है। और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जूल्स ने। किसने दिया था, जूल्स ने। तो उन्होंने बताया द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ वायर when current is passed through it is called heating effect of electric current, और we can say joule heating। पढ़ा अभी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नेम पे ये है, तो इसका सेकंड नेम क्या हो गया, जूल हीटिंग। इलेक्ट्रिक करंट देके क्या मिल रही है हमें, हीट मिल रही है। when the end of a conductor are connected to the battery then free electron move with drift velocity, वो drift velocity के साथ मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, और इसी में ही फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। दीज इलेक्ट्रॉन कोलाइड कंटिन्यूअसली, एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं विद द पॉजिटिव आयन एंड एनर्जी क्या हो जाती है उसमें से, डिसिपिएटेड हो जाती है। बहुत बेसिक सी चीज समझना, दो मेरे पास में आयंस हैं, दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो सेम ऐसा ही हो रहा है, लेकिन जब ये टकरा रहे हैं तो कुछ एनर्जी डिसिपिएट होती है और किसी को एनर्जी चाहिए होती है। किसी को तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है लेकिन किसी को एनर्जी डिसिपिएट करनी है। तो इस प्रोसेस में जैसे जैसे इसे चार्ज करंट मिलता जाता है, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के साथ साथ इनके अंदर से क्या निकलती जाती है, हीट निकलती जाती है। और वही क्या हुआ आपका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वही क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करें हम और डिटेल में, तो व्हेन एंड ऑफ द कंडक्टर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, वही जो भी आपको मैंने बताया यहाँ पर, कि जो मैं आपको डिटेल बता रही हूँ वही एक्सप्लेनेशन लिखा है, यू कैन रीड इट। कि जैसे आप क्या करते हैं, जैसे ही उसे करंट देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के थ्रू सारे आयंस क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने की वजह से उनके अंदर क्या होती है, हीट डिसिपिएटेड होती है, और उसे ही क्या कहा जाता है, जूल्स इफेक्ट और ऑफ हीटिंग करंट। When current is passed through a conductor, the heat produced across it directly proportional to the square of the current. Directly proportional, जो heat है वो directly proportional है square of the current के। तो जो heat है उसे हम क्या लिख रहे हैं, H। वो directly proportional है किसके, करंट के स्क्वायर के। तो H इक्वल टू कितना हो गया, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, R होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। और यही क्या हो गया, यही फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट हीट, कितना हीट हमने उसमें से dissipate हुआ। So the work done by the source to maintain the value of electric current in the circuit is known as electrical energy। जो अब देखिए, जहां हीट है तो वहां क्या मिलेगी, वहां एनर्जी भी मिलेगी। तो फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला देखिए यहाँ पर, अगर हम फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स फॉर करंट I flowing through a conductor R is calculated by, तो H, और आप इसे क्या भी ले सकते हैं, E भी ले सकते हैं। E क्या हो गया, एनर्जी, और H क्या हो गया, हीट। तो हीट और एनर्जी दोनों इक्वल हैं, तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा, प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर के, R रेजिस्टेंस और T टाइम। तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी और हीट की यूनिट क्या होती है, एनर्जी और हीट की यूनिट होती है जूल।
ठीक है। तो एसआई एंड कॉम्बिन मतलब अगर हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कितनी लेते हैं 1 किलोवाट आवर। कितनी लेते हैं 1 किलोवाट आवर। ठीक है। और अगर हम अगर हम बात करते हैं अदर यूनिट्स की, तो अदर यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, अदर यूनिट होती है हमारे पास में हीट के लिए क्या हो गई, अदर यूनिट हो गई हमारे पास में जूल। अदर यूनिट क्या हो गई है जूल। तो कमर्शियल यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर्स। ठीक है। जो कि इक्वल होती है 3.6 इंटू 10 समथिंग जूल के। ठीक है। तो ये क्या हो गया है हमारा, ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये क्या है आपका, ये है इसकी नॉर्मल यूनिट, अदर यूनिट, जिसे हम बोलते हैं जूल। इलेक्ट्रिक पावर, अब जहां हीट है, एनर्जी है, वहां पे क्या होगा, वहां पे पावर भी होगी। सो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो P इज इक्वल टू क्या हो गया आपका H बाई टी। P इक्वल टू क्या हो गया H बाई टी। ठीक है। मीन्स हम इसको ले सकते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपिएटेड, हीट एनर्जी इज डिसिपिएटेड। तो P इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे डिवाइडेड बाय T किया तो T से T कैंसिल आउट, तो P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया मेरे पास I स्क्वायर आर। P इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया I स्क्वायर आर। अच्छा, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर, और हमें पता है I इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास V बाय आर होता है। I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डॉट आर। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे V स्क्वायर, और ये क्या हो गया R से R कैंसिल आउट, तो ये फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर बाय आर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। आप चाहें तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास V बाय I। तो यहाँ हमारा V की टर्म में आंसर निकल जाएगा, मीन्स I की टर्म में आंसर निकल जाएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पावर। तो इसकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या हो गई है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हो गई है हमारे पास में, क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वॉट। ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है वॉट। और आप ऐसे निकालना चाहो तो P इक्वल टू क्या हो गया आपके पास H बाई टी। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गई जूल पर सेकेंड, और वॉट वी कैन से वॉट। ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, और इसकी बिगर पावर क्या हो जाएगी आपकी किलोवाट, वॉट और किलोवाट। ठीक है। पावर की अगर हम बात करते हैं तो हॉर्स पावर भी होती है। तो ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें यूनिट्स होती हैं। और अगर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट में, किलोवाट आवर्स में अगर हमें फाइंड आउट करनी है, तो नंबर ऑफ अप्लायंसेस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऑफ अप्लायंसेस से और डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमें क्या मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके लिए, किसी भी डोमेस्टिक सर्किट के लिए, किसी भी डोमेस्टिक मतलब अगर हम चाहे ना, जैसे भी आपने नॉर्मली देखा है आपके घर में बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। अब आप चाहते हो कि मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया, कैसा आया, आप अपने बिल को भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यू कैन कैलकुलेट योर बिल बाय दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ अप्लायंसेस, कौन कितनी पावर ले रहा है, और यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा किसी भी डोमेस्टिक सर्किट के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम हो रही है। क्लियर हुआ। ठीक है। नाउ पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अभी हम वही बात कर रहे हैं कि अब हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी पावर का है। सो एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक एन बल्ब, रेडियो और फैन हैज अ लेबल। ठीक है। जिसपे क्या लिखा हुआ होता है, जिसपे लिखा होता है वोल्टेज, कि इस पे वोल्टेज कितना है, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बल्ब वगैरह पे क्या लिखा होता है 220 वोल्ट और 1000 वॉट या 100 वॉट। वॉट क्या हो गई पावर, वो V क्या हो गया वोल्टेज। तो ये क्या हो गया, ये हमें पता लग जाएगा कि इसका पावर कंजप्शन कितना है। इस तरीके से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग। पावर वोल्टेज रेटिंग, तो वोल्टेज अगर है तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ होगा V, और पावर के पीछे क्या लिखा होगा W। तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग कितनी है।
ठीक है, ये इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। लाइक हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज की, अभी तो है ना एमसीबी इससे रिप्लेस हो चुकी है, लेकिन पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, फ्यूज होता था। अब वो फ्यूज क्या होता है आपका, फ्यूज में लगा होता है कॉपर वायर। कॉपर वायर क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर है, पढ़ा भी हमने, वो बेस्ट कंडक्टर है। तो जैसे ही अगर बाय द वे कभी उसपे वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है या करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, वो वायर क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो ओपन सर्किट बन जाता है। और ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ कि उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं पास होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं गई है आगे, करंट अगर आगे नहीं गया है अप्लायंसेस के पास में, तो सारे अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, शट डाउन हो जाएंगे और वो बर्न होने से बच जाते हैं। लेकिन अगर बाय द वे ज्यादा वोल्टेज चला गया तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, बर्न होने का खतरा रहेगा। सो फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर क्या करता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को बचाता है। किससे बचाता है, ज्यादा पावर से, ज्यादा वोल्टेज से। An electric fuse an easily fusible wire to short length put into an electric circuit for protection purpose, वही है ना, बचा रहा है ये। It is arranged to melt at definite current, और जैसे जैसे एक डेफिनेट करंट है उसके बाद वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, इसमें 37% लेड होता है एंड 63% इसमें क्या होता है, टिन होता है। इट हैज अ लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, इसकी रेजिस्टिविटी भी कैसी है, लो है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है इसका, लो है। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, यहाँ दो टाइप के वायर है हमारे पास, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, gets torn then the two wire touch each other, this touching of the live wire and neutral wire, दोनों वायर्स का आपस में टच, किस किस का, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का आपस में टच होना ही क्या कहलाता है, शॉर्ट सर्किट। और इसी वजह से क्या हो जाता है घर में, शॉर्ट सर्किट। तो आपने देखा होगा कि लाइव वायर और वो जो हमारे पास न्यूट्रल वायर है, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों गलती से टच हो गए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। एक और टर्मिनोलॉजी आती है इसी में, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होती है, इफ टू मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग आर स्विच्ड ऑन द सेम टाइम, बहुत सारे क्या हो रहे हैं, मतलब एसी भी चल रहा है घर में, इधर से 3-4 एसी चल रहे हैं, इधर फ्रिज भी चल रहा है, इधर टीवी भी चल रहा है, बहुत सारे अप्लायंसेस हाई पावर के, हाई वोल्टेज के एक ही टाइम पे चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट, लार्ज करंट उस टाइम पे प्रोड्यूस होगा, और इसे ही क्या कहा जाता है, ओवरलोडिंग। और ये ओवरलोडिंग भी क्या है, ओवरलोडिंग भी डेंजरस है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो हमने पढ़ी है, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग, ये सब आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या काम आता है, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, तो पहला है हमारे पास में कौन सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक बल्ब। द इलेक्ट्रिक हीटिंग ऑफ जूल हीटिंग इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग लाइट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो लाइट है वो भी किसकी वजह से बनती है, वो भी आपकी इसी प्रोसेस से, इसी रीजन से बनती है। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट, कैसे वर्क करता है ये तो आप बचपन से जानते भी हैं, आपने पढ़ा भी है इसके बारे में, कि इसमें क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, वो फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, ये लर्न कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द टंगस्टन कितना होता है, 3380। सो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट, but a small part of it is in the form of the light radiated. The bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen or argon gases which prevent the oxidation, जो कि क्या करता है, प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, एंड किससे, हाई टेम्परेचर को फिलामेंट से, और इंक्रीज करता है बल्ब की लाइफ को। सो दीज आर द एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये इसकी एक वर्किंग है, आप लर्न कर सकते हैं इजीली। सो बच्चों आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से ये चैप्टर। ठीक है, तो पहला अभी मेरा पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाया, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें, चार्ज। चार्ज के बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या पढ़ा, करंट, जो टर्मिनोलॉजी थ्रू आउट चैप्टर हमें काम आने वाली है। थर्ड हमने पढ़ा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्लियर कर लेंगे, देन हम पढ़ेंगे क्या,
पढ़ा हमने क्या ऑलरेडी वैसे भी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जब आप पढ़ोगे तो आप डिटेल में स्टडी करोगे किस किस की, रजिस्टर्स और रजिस्टिविटी, यही किया था हमने। ठीक है, ये मैं आपके चेक पॉइंट लिख रही हूँ कि आपको चेक बनाते जाना है अपना कि आपके कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, चेक पॉइंट। ठीक है, फिर ओम्स लॉ जब हमारा क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैम अभी हमारे ओम्स लॉ बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया है, देन आपको पढ़ने हैं क्या, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाएगा देन हम पढ़ेंगे जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्या पढ़ोगे, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ये चैप्टर लेंदी है तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए ये जितना भी पार्ट है यहाँ से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन से लेके ये जो भी पार्ट है ये हम किस में करना, ये आप पढ़ना पार्ट 2 में, और ये जितना भी पार्ट है ये सब आप क्लियर करना किसमें, पार्ट 1 में। अगर आप इस चैप्टर को 2 पार्ट में क्लियर करोगे तो पूरा चैप्टर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा थियोरेटिकली। न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, 1 to 1 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे हर एक टॉपिक पे। ये आपके लिए चेक पॉइंट है, आप लगाते जाइएगा चेक पॉइंट, जो आपका क्लियर होता जाए उस पर राइट करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू। ठीक है, सी यू सून।